नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका ज्ञान ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिवस 4/8 राजनिवास मार्ग नियर एलजी हाउस नई दिल्ली में कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद पूर्व विधायक द्वारा मनाया गया, जहां सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माला अर्पण इनके द्वारा की गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महर्षि वाल्मीकि, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत गाडगे बाबा को भी इनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम व मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्ष व ओबीसी कमीशन दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन जगदीश यादव, वर्तमान में दिल्ली मेयर बनने वाली सेली ओबराय, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी व बहुजन गायिका बुद्ध मित्रा व बहुजन गायक शशि भूषण, दोनों गायकों ने अपनी प्रस्तुति पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस आयोजन में आनंद पथ फाउंडेशन की तरफ से 2023 वर्ष के कैलेंडर का भी अनावरण किया गया, जो आए हुए लोगों को वितरित किया। आए हुए अतिथियों ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन आए हुए हजारों लोगों के बीच दिया। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र केन द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा दिल्ली NCR व उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज राजनिवास मार्ग नई दिल्ली से। बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित दिल्ली सरकार में मंत्री श्रद्धेय राजकुमार आनंद जी, पूर्व मंत्री श्रद्धेय राजेंद्रपाल गौतम जी और जितने भी निगम पार्षद बैठे हुए हैं और हमारे बीच उपस्थित दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार सेन बोल जी और बहुत सारी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। दम बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम है हम इसे नाम मात्र को छोटा कार्यक्रम न समझें। देखिए, जिस समय भारत में जातिवाद इतना ज्यादा था कि जिस देश में की जनता 95% जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था और 90% जनसंख्या गरीबी और शोषण से जूझ रही थी, ऐसे समय में हमारे जो महान नायक हैं उनका जन्म होता है। जैसे महाराष्ट्र में ही कई हमारे नायक पैदा हुए, जिनमें से ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे लोग वहां महाराष्ट्र में पैदा हुए। इन्होंने उस समय जो जाति का ह्रास हो रहा था, पढ़ना हमें नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान नहीं से हमें फिर समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी तो फिर हमारा विकास नहीं होगा, और जब विकास नहीं होगा तो हमें शिक्षा नहीं आएगी, और जब शिक्षा नहीं आएगी तो ऊंचे पदों पर हम कैसे जा सकते हैं। ये विचारधारा ज्योतिबा फूले की थी और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया। देखिए, जिसका अब हम जन्मदिन मना रहे हैं, सावित्रीबाई फूले जी का 9 वर्ष में जब उनकी आयु थी 1840
1940 में उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद वो अनपढ़ थी, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले ज्योतिबाई फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ा करके इस योग्य बनाया कि वो महिलाओं को पढ़ा सके। तत्पश्चात उन्होंने समाज में जो विकृतियां थी, समाज में शोषण था, समाज में जो अहित था, उसको उन्होंने अपने दिमाग में सोचा और 1848 की जो क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी की हुई, उसने उनसे समझ लिया जो घोषणा पत्र था। उसने कहा कि जब मजदूर और किसान जिस देश में यूरोप में पिस रहे थे और वहां आंदोलन हुआ और वो स्वतंत्र हुए, तो अगर हम ये क्रांति लाएंगे तो हमारे देश में जो अशिक्षा है वो समाप्त हो जाएगी और शिक्षा आएगी। ये आंदोलन लेके चले। इसके साथ ही जिस समय वहां पर औरतों को जूते चप्पल पहन करके भी नहीं चलने दिया जाता था, अपने पति से अपने परिवार के सामने बात नहीं कर सकते थे, खाना साथ नहीं खा सकते थे, पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, समाज में बराबर का अधिकार नहीं था। उस समय सावित्रीबाई फूले ने अपना अध्ययन किया और एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला और उसमें पढ़ाना शुरू किया। आप समझ रहे होंगे कि आज भी जो उच्च अधिकारी होता है, प्रमोशन होने जाता है, हमारे जल्द प्रमोशन होते हैं, उनके भी एसीआर समाप्त कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, बुरी एसीआर दी जाती है आज के जमाने में। उस जमाने में क्या हुआ होगा ये आप हम कल्पना करके देखें। जब वो प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके पास गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे और वो चाहते थे कि शिक्षित ना हो जाए। क्यों करते थे ऐसा, क्या कारण था उसका? उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में जितना दलितों को, शोषितों को पीड़ित किया जाता था, उससे कहीं ज्यादा महिलाओं का शोषण होता था। महिलाएं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती थी, पति के साथ नहीं रह सकती, बात नहीं कर सकती, चप्पल नहीं पहन सकती थी, पढ़ने की बात तो बहुत ज्यादा दूर है। ऐसे में ब्राह्मणवादी नीति व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए सावित्रीबाई फूले ने अपने ऊपर गोबर फेंकवाया, अपने जो गोबर फेंका गया, मिट्टी फेंकी गई, गालियां दी गई, सबको सहन किया और सहन करते ही आगे तरफ बढ़ती रही और उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला और उसको चलाया। तो ये बात ब्राह्मणवादी लोग, जो मनोवादी व्यवस्था के लोग थे, जो नहीं चाहते थे शिक्षा का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, उन्होंने ऐसा किया। तो ये हमें याद रखना चाहिए। साथ ही फिर ज्योतिबाई फूले ने ऐसा कार्य किया जो कभी हो नहीं सकता था। जिस समस्या से ग्रस्त हमारी महिलाएं थी, सती प्रथा से ग्रस्त थी, बाल विवाह से ग्रस्त थी हमारी महिलाएं, उन्होंने ऐसे ऐसे आश्रम खोले, केंद्र खोले कि जिसमें उनको रखना शुरू कर दिया और उनको आगे विकास किया। गर्भावस्था, पहले जब स्त्री गर्भवती होती थी और उसका पति मर जाया करता था तो उस महिला का क्या विनाश होता था, क्या सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, यह उस समय के ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। लेकिन ज्योतिबाई फूले ने इस सब को तोड़ना शुरू किया। और एक ब्राह्मणी गर्भवती थी, उसका पति एक्सपायर हो गया, उसने उस बच्चे को गोद लिया क्योंकि इनको संतान नहीं थी। उसका नाम यशवंत रखा और उसको अपने अच्छी तरह से पढ़ाया और लिखाया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे समाज को जागृत करती हैं। अगर इसके बावजूद भी हम लोग इस व्यवस्था को समाप्त नहीं करेंगे, इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, तो हम भूखे को वहीं पहुंचने के संस्कार पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का। आप सभी बौद्ध बनिए, शिक्षित रहिए और पुरानी परंपरा को तोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।